कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 12 लैंगिक जनन टॉपिक के बारे में आपको पहले समझा दिया था। आज इसके नोट्स और आगे के टॉपिक समझाए जाएंगे। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों के संलयन द्वारा नई संतति का निर्माण किया जाता है, लैंगिक जनन कहते हैं। नर व मादा युग्मक यानी जो पुष्प के जनन भाग है, यानी उसके नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग स्त्री केसर में जो युग्मक बनते हैं, यानी पुंकेसर में परागकण और स्त्री केसर में जो अंडाशय होता है, उन दोनों युग्मकों के संलयन के द्वारा नई संतति का निर्माण किया जाता है। जननांगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के, जिनको आपको डायग्राम के द्वारा समझा दिया था, एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी यानी जिसमें एक ही जननांग उपस्थित हो, यानी नर और मादा दोनों में से कोई एक जननांग उस पुष्प में उपस्थित होगा, तो ऐसा एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। जैसे मक्का है, पपीता, ककड़ी, कुकुरबिटेसी जो कुल होते हैं, उनके पुष्प एक लिंगी। द्विलिंगी पुष्प जिन पुष्पों में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित हो। द्विलिंगी पुष्प जिसके पिछले वीडियो में आपको पुष्प की संरचना को दिखाया था। द्विलिंगी पुष्प की संरचना एग्जाम्पल सरसों, गुलाब, पिटूनिया आदि। नर जनन अंग पुंकेसर की संरचना भी आपको पीछे समझाई गई थी। ऊपर का जो इसका भाग होता है परागकोश कहलाता है, जिसमें परागकण नर युग्मकों का निर्माण होता है, और इसके जो परागकोश से तंतुनुमा जो संरचना होती है वो पुतंतु कहलाती है। मादा जनन अंग स्त्री केसर की जो संरचना, इसमें सबसे अग्र शीर्ष भाग जो वर्तिका के अग्रभाग और इसका आधार फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीज निर्मित होते हैं, बीजांड। नर युग्मक परागकण हो गए, परागकोश में बनते ही हैं। मादा युग्मक अंडाणु अंडाशय में बनता है। अगला टॉपिक है परागण। परागण यानी परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। ये क्रिया दो प्रकार की होगी। स्वपरागण, जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, यानी पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी, तो उसमें स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी। परपरागण जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे परपरागण कहते हैं। इसको भी आपको चित्र के द्वारा पीछे समझाया गया था। अगला टॉपिक है निषेचन। नर और मादा युग्मकों के युग्मन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। प्रक्रिया में उनके जो संलयन की क्रिया संपन्न हो रही है उसे निषेचन कहते हैं। और नर और मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा या संलयन के द्वारा जिस कोशिका का या जिस संरचना का निर्माण होता है उसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा। जैसे परागकण प्लस अंडाणु, इन दोनों का संलयन, तो ये क्रिया दोनों के संलयन की क्रिया निषेचन, और इनसे बनी संरचना युग्मनज, और युग्मनज परिवर्तित होता है भ्रूण में। निषेचन के बाद फल व बीज का विकास कौन सी संरचनाओं से होता है? निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल में विकसित होता है, और पुष्प के जो अन्य भाग, अन्य कौन से सहायक भाग, दल और बाह्य दल, वो मुरझाकर गिर जाते हैं। उनकी पहले आवश्यकता होती है कीटों को आकर्षित करने के लिए, और निषेचन के बाद उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अंडाशय के बीजांड में बीज विकसित होते हैं और बीज में भ्रूण होता है। अब भ्रूण को आप मूंगफली के जो दाना है उसको दो पार्ट में बांटकर आधार भाग में इसके भ्रूण की जो संरचना है उसको आप देख सकते हो। फल भी अलग अलग प्रकार के, जैसे कुछ फल गूदेदार व रसीले होते हैं। आम, सेब, संतरे के जो फल हैं वो गूदेदार होते हैं, और कुछ फल जो कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट खाते हैं आप देखते ही होंगे, वो कठोर होते हैं। अगला टॉपिक है बीज प्रकीर्णन। फलों के परिपक्वन के बाद स्फुटित होने पर, यानी अपन ने भ्रूण बना दिया, फल विकसित हो गए। अब बीजों का प्रकीर्णन का मतलब है फैलना। फल में से जो बीजों का बिखराव है वो फल स्फुटित होगा और वो बीज बिखर जाएंगे, तो इसी प्रक्रिया को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। फलों के परिपक्वन के बाद स्फुटित होने पर बीजों का बिखरना या फैलना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। अब ये प्रकीर्णन कई माध्यमों से हो सकता है, जैसे घास के हल्के बीज हैं, यानी वायु के द्वारा प्रकीर्णन,
आक के रोमयुक्त बीज हैं, सूरजमुखी के रोमयुक्त हैं, ये हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी हवा से उड़कर एक स्थान से सुदूर स्थान का एक अधिक दूरी तक भी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तथा अनुकूल वातावरण मिलने पर ये उग कर नवोद्भिद पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अनुकूल वातावरण तो इनको अधिक समय बाद मिलेगा, तब तक ये क्या नष्ट नहीं होते हैं, बीज जो होते हैं, तो इनके चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है जो इनकी अधिक समय तक सुरक्षा आवरण का निर्माण करके रखता है, तो अधिक समय तक खराब नहीं होते, अनुकूल वातावरण मिलते हैं। अनुकूल का मतलब है वर्षा ऋतु के समय ये उग जाते हैं, नवोद्भिद पादपों का निर्माण कर लेते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन जलीय पौधे हैं, इनके जो बीज होते हैं वो स्पंजी या तंतु में होते हैं, जो जल से खराब भी नहीं होते और हल्के हैं, तो हल्के होंगे तो जल में प्लवन की क्रिया द्वारा तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जैसे नारियल। और जंतुओं द्वारा यानी कोई कांटेदार बीज हैं वो जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं, और जंतु जितने भी दूरस्थ स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ वापस ये गिरकर एक स्थान से दूसरे स्थान फैल गए। तो ऐसे जो बीज होते हैं वो यूरेन और जैंथियम में पाए जाते हैं। फल स्फुटन द्वारा प्रकीर्णन, कुछ फल ऐसे होते हैं जो झटके से फटते हैं तो बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं और उनका प्रकीर्णन हो जाता है, ऐसे एरंड और बालसम होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि बीज प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है। अगर ये एक जगह बीज गिर जाए, फल स्फुटित हुआ, बीज एक जगह गिर गए और एक जगह क्यों नहीं उग पाते, तो आप जानते ही होंगे कि एक कुत्तों का झुंड है और उनके बीच में एक रोटी डाल दी जाए तो कुत्ते आपस में झगड़ेंगे और कोई भी एक ठीक से नहीं खा पाएगा, या कोई एक ताकतवर होगा वही खा पाएगा, अन्यों को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब बीज एक ही स्थान पर गिरेंगे तो उनमें पोषण, जल और प्रकाश, हवा सभी की स्पर्धा बढ़ जाएगी, यानी सभी को आवश्यकता होगी, और एक उतने से निश्चित स्थल में उन सभी आवश्यक पोषक तत्वों की, जल की, हवा की कमी होगी, प्रकाश पूर्णतया नहीं मिल पाएगा, जिससे उनमें से कोई भी बीज स्वस्थ पादप का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए बीज दूर दूर प्रकीर्णित होने पर ही उनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, सभी को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाएंगे और नए स्वस्थ पादप का निर्माण कर लेंगे। धन्यवाद।